आज फिक्र का पहला फोकस उत्तर प्रदेश के झांसी पर है। वहां हुई एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई पर है। आतंकवाद से जुड़े विदेशी फंडिंग के मामले में एनआईए की टीम झांसी के एक संदिग्ध मौलवी से पूछताछ करने पहुंची थी, लेकिन वहां एनआईए का सामना उस मौलवी को बचाने वाली महिला ब्रिगेड से हो गया और हालात तनावपूर्ण हो गए। ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप इस घटना पर झांसी से वायरल ये वीडियो देखिए। इसमें आपको दिखेगा महिला ब्रिगेड ने कैसे एनआईए की टीम का रास्ता रोका, उसे घेर लिया और हंगामा किया। इसके साथ ही हिरासत में लिए गए मौलवी को जबरन छुड़ाने की कोशिश की गई और इस दौरान पुलिस बेबस नजर आई। हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। आप लोग खामोश हो जाओ, हम रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये हजरात हमेशा इंसाफ से फैसला किया है। जब हम इंसाफ चाहने वाले हैं तो इनसे भी हमें इंसाफ की उम्मीद है। आपको अब पूरी खबर बताते हैं। ये मामला झांसी के कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले मुकरियाना मोहल्ले का है। एनआईए की टीम आज सुबह वहां विदेशी फंडिंग मामले में एक संदिग्ध मौलवी को अपने साथ लेकर जा रहे थे। इससे पहले देर रात उसके ठिकानों पर छापा भी मारा गया था। 8 घंटे तक पूछताछ भी की गई थी। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और फिर सुबह जब एनआईए की टीम मुफ्ती खालिद नदवी को अपने साथ ले जाने लगी तो ऐसे आरोप हैं कि बकायदा अनाउंसमेंट कराकर लोगों की भीड़ जुटाई गई। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष मौके पर पहुंचे और एनआईए की टीम का रास्ता रोक लिया। हंगामा करके डराने वाला माहौल बनाया गया और यह भीड़ मुफ्ती खालिद को जबरन छुड़ा कर ले गई। इसके बाद मौलवी को दोबारा गिरफ्त में लेने के लिए एनआईए की टीम और पुलिस प्रशासन को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। अब खबर है कि मौलवी फिलहाल एनआईए की कस्टडी में है और विदेश से फंडिंग लेने के मामले में उससे नए सिरे से पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 12/12/2024 को झांसी जनपद के थाना क्षेत्र कोतवाली में एनआईए व एटीएस की टीम के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर इस कार्रवाई का विरोध किया। अतिरिक्त फोर्स मौके पर बुला करके जो विरोध कर रहे थे उनको समझा दिया गया। पूछताछ की कार्रवाई टीम के द्वारा जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। देखिए, आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि झांसी का यह संदिग्ध मौलवी खालिद नदवी आखिर है कौन। तो इसके बारे में अभी की जो जानकारी है उसके अनुसार मुफ्ती खालिद नदवी अली गोल इलाके की सुपर कॉलोनी में ऑनलाइन दीनी तालीम देता। शहर काजी का भतीजा है। ऑनलाइन कोचिंग संचालन के दौरान उसके विदेशों से फंडिंग लेने का शक है। इसी सिलसिले में एनआईए उससे पूछताछ करने पहुंची थी। वैसे आपको बता दें कि एनआईए ने आज 4 राज्यों में 19 जगहों पर रेड की थी। यह छापेमारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कट्टरपंथ के मामले में की गई थी। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात में यह कार्रवाई हुई थी। इसी सिलसिले में एनआईए की टीम झांसी में मौलवी खालिद नदवी के ठिकानों तक भी पहुंची। मौलवी खालिद तक टेरर फंडिंग वाले तार कैसे जुड़े, इसकी भी एक हिस्ट्री है। 2 महीने पहले एनआईए ने देश भर में छापेमारी करते हुए जैश ए मोहम्मद के एक ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया था। यह छापेमारी जेईएम से जुड़ी एक साजिश के मामले में की गई थी। इसमें भारत के नौजवानों को कट्टरपंथी बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल कराने का षड्यंत्र हो रहा था। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि जैश के सदस्य आतंकवाद से जुड़े प्रोपेगेंडा को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाने में भी शामिल थे और झांसी का यह मौलवी इस पूरे ऑपरेशन का एक बड़ा कैरेक्टर था। लेकिन नदवी और उसे छुड़ाने वाले लोगों का कहना है कि एनआईए की टीम जानबूझकर मुस्लिम होने के नाते उसे परेशान कर रही है। इन लोगों का यह भी कहना है कि छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम को कोई संदिग्ध चीजें मौलवी के ठिकानों से नहीं मिली थी। ऐसे में खालिद नदवी को साथ ले जाने की जरूरत क्या है? यानी जांच एजेंसी और मुस्लिम समुदाय के लोगों के अपने अपने तर्क हैं। 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए
इन लोगों ने कुंडी खटखटाई, NIA वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कोने में से खोल देते। हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई कुंडी, तो हमने हल्का खोल दी। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने, किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े, हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, व्हाट्सएप पर देखे गए। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है, तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप है। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर ये मामला संगीन है। NIA या कोई भी एजेंसी अगर देश के किसी भी हिस्से में रेड कर रही है तो उसके पास इसका कोई ना कोई आधार और तर्क होता है। अगर किसी को एक्शन से आपत्ति है तो इस आपत्ति को दर्ज कराने का लोकतांत्रिक तरीका भी मौजूद है। अगर कुछ लोग देश की किसी जांच एजेंसी की कार्रवाई से सहमत नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका निपटारा कोई भी व्यक्ति या समूह सड़क पर भीड़ तंत्र के तहत कर सकता है। ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और जहां तक जांच एजेंसी से असहमत होने की बात है तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए भारत में नियमों और कानूनों की कमी नहीं। लेकिन अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा, चिंताजनक, परेशान करने वाली और यह समझने वाली है कि आखिर कब तक दुनिया के बाकी मुल्क खामोश बैठे रहेंगे। झांसी से अब आपको लेकर चलते हैं ढाका और वहां बांग्लादेश की बीफ वाली फाइल दिखाते हैं। फिक्र की न्यूज बास्केट में बांग्लादेश की यह खबर इसलिए दूसरे नंबर पर है क्योंकि वहां अब हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। वहां इसके अलावा इसके अलावा खुलेआम बीफ के नाम पर एंटी इंडिया एजेंडा भी चलाया जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो नारे जो ढाका में कट्टरपंथियों ने लगाए। इन नारों में कट्टरता वाली सोच साफ दिखाई देती है। ढाका में बीच सड़क पर कट्टरपंथियों ने पहला नारा लगाया, गाय किसी की माता नहीं, मांस खाने से कोई भय नहीं। दूसरा नारा लगाया, बीफ मुक्त रेस्टोरेंट, भारत और हिंदुत्व के एजेंट। और अंत में नारा लगाया, होटलों में गौमांस रखो वरना शटर डाउन समझो। गाय के नाम पर धमकी वाले नारों का ट्रेलर देखने के बाद फिक्र के फैंस ये जरूर जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक आग अचानक कैसे लग गई या किसने ये आग लगा दी। ढाका से प्रकाशित होने वाले अखबार ढाका ट्रिब्यून ने इस तरह के नफरती प्रदर्शनों पर एक रिपोर्ट फाइल की थी जिसकी हेडलाइन थी, ढाका में रैली निकाली गई, बिना बीफ वाले रेस्टोरेंट के बहिष्कार की अपील की गई। अब जैसा कि आप हेडलाइन से ही समझ गए होंगे कि ढाका के सभी रेस्टोरेंट को अनिवार्य रूप से बीफ रखने की खुली धमकी दी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुस्लिम कंज्यूमर राइट्स काउंसिल नाम के संगठन से जुड़े लोग काफी संख्या में पुराने ढाका में होटल अल रज़ाक के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। बांगशाल इलाके में पड़ने वाले इस रेस्टोरेंट के बाहर जमा हुए प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर पोस्टर थे। उन बैनर पोस्टर्स पर होटल में अनिवार्य रूप से बीफ रखने वाली बातें लिखी थी। यह भी लिखा था कि ऐसा नहीं करने पर होटल बंद करा दिया जाएगा। प्रदर्शनकारी यहां भारत और हिंदू विरोधी नारे लगा रहे थे और होटलों में बीफ ना रखने वाले कई मालिकों को भारत का एजेंट बताकर एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे थे। हमारी टीम ने इस प्रदर्शन पर रिसर्च किया और इसकी वीडियो तलाशने की कोशिश की। इस दौरान हमें एक वीडियो क्लिप मिली है जिसके एक एक फ्रेम का हमने विश्लेषण किया। बीफ के नाम पर हिंदुओं के प्रति नफरत और भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने वाली बातें 100% सच थी। कट्टरपंथी इस प्रदर्शन में एक जगह यह भी कहते पाए गए कि बांग्लादेश की जनसंख्या का 98% हिस्सा मुस्लिम है। गौमांस खाना इस्लामी पहचान का प्रतीक है। मुस्लिमों के लिए गौमांस का सेवन एक आवश्यक भोजन विकल्प है। इसीलिए जो भी होटल वाला गौमांस नहीं बेचेगा उसका सामूहिक बहिष्कार होगा। अब आप भी ये प्रदर्शन देखिए, बीफ के नाम पर बांग्लादेश में फैलती है कट्टरता महसूस कीजिए और सोचिए कि किसी भी देश में एक धर्म का बहुसंख्यकवाद कितना खतरनाक रूप ले सकता है और इसके जरिए अल्पसंख्यकों की सभी मान्यताओं और आस्थाओं को किस हद तक कुचला जा सकता है।
देखिए, ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है। ये जो शख्स आपको टीवी पर दिखाई दे रहे हैं, कौन है? नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस। केयर टेकर गवर्नमेंट के करता धरता यही है ना वहां पर अभी। और इनसे मुलाकात की हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्त्री साहब ने अभी इसी हफ्ते। उसके बाद यह घटनाक्रम हुआ है। यानी ये एक कोशिश है, एक साजिश है, और अफसोस कि ये खामोश है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी अगर ये कहें कि गाय को वो माता नहीं मानते, गाय को वो काटकर खाने की इच्छा रखते हैं, और वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो फिर समझ लीजिए कि बांग्लादेश के हिंदू जो अपनी आस्था के तहत गाय को पूजते हैं, गाय को माता मानते हैं, किस तरह डर के माहौल में जी रहे होंगे। वैसे यहां एक बात और गौर करने वाली है। बांग्लादेश में कट्टरता वाली ये सारी कवायद मोहम्मद यूनुस की हिंदू भगाओ पॉलिसी से जुड़ी है। यह घोषित रणनीति है जिसके तहत बांग्लादेश को पाकिस्तान और तालिबानी अफगानिस्तान की तरह कट्टर बनाने की कोशिश हो रही है। इसकी बाकायदा क्रोनोलॉजी है, जैसे कि तख्तापलट शेख हसीना का हुआ था, लेकिन उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से हिंदुओं के घरों पर हमले होने लगे, फिर हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जाने लगा, फिर इसके बाद इस्कॉन का नंबर लगाया गया, इस्कॉन के भक्तों को निशाना बनाया गया, रैली निकाल कर काट डालो मार डालो के नारे लगाए गए, और अब बीफ के नाम पर आस्था को चोट पहुंचाने वाला खतरनाक खेल। आप भी आसानी से समझ सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस शांति दूत होते हुए भी जब ऐसी कट्टरता पर खामोश हो, उल्टे हिंदुओं से ही हर घटना पर सबूत मांगते हो, तो ऐसे कृत्यों में उनकी कितनी मौन स्वीकृति है, कैसे वो ड्रामा करने में माहिर है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो ढाका की गलियों में पहुंच जाएं, बीफ ना रखने वाले रेस्टोरेंट मालिकों से मिले और उनसे ही कह बैठे कि पहले सबूत दिखाओ कि ऐसे प्रदर्शन हुए थे, फिर कार्रवाई पर विचार करें। अफसोस, और अफसोस इस बात का है कि कोई भी इस पर बोल नहीं रहा है। दुनिया के इतने सारे मुल्कों की अगर बात करें तो बांग्लादेश से अब वापस लौटते हैं भारत की ओर, और यहां पर उत्तर भारत की ओर, और उत्तर भारत में यूपी के संभल, जहां कुछ दिन पहले मस्जिद में सर्वे को लेकर काफी हिंसा हुई, हमने आपको दिखाया था। इस हिंसा में पुलिस ने संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी आरोपी बनाया था। अब यहां से कहानी शुरू होती है, ध्यान से देखिए। उन पर आरोप लगे थे कि जुमे की नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने ही भीड़ को उकसाया, राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा करवाई, और आज संभल की एक खबर भी समाजवादी पार्टी के उन्हीं सांसद महोदय से जुड़ी हुई है, वो भी एक सवाल के साथ कि क्या अब यूपी सरकार का बुलडोजर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी चलेगा। मेरा सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या अब यूपी सरकार का बुलडोजर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी चलेगा? यूपी के सियासी गलियारों में इस सवाल पर बहस हो रही है, दबे छुपे चर्चा हो रही है, पक्ष विपक्ष में शब्दों के तीर चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस सियासी लड़ाई के बीच प्रशासन ने अब तक क्या एक्शन लिया, और यह सवाल क्यों है, और वो आगे क्या करने जा रहा है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। असल में पूरा मामला यह है कि संभल के सांसद को संभल प्रशासन के विनिमय क्षेत्र ने एक नोटिस जारी किया है। सांसद पर आरोप है कि वो 2 साल से लगातार बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से मकान का निर्माण करवा रहे हैं। वो अपना ये मकान नखासा थाना इलाके के दीपा सराय में बनवा रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन किया है। इस एक्ट के तहत निर्माण कार्य नहीं रोकने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है, और अगर इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहता है तो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सांसद बर्क को जारी उसी नोटिस की कॉपी देख रहे हैं। इस नोटिस में आगे यह भी कहा गया है कि सांसद बर्क अपने मकान का निर्माण कार्य तुरंत रोक दें, निर्माण कार्य रोके जाने की सूचना लिखित रूप से कार्यालय को दें,
और 12 दिसंबर 2024 तक अधिकारी के सामने हाजिर होकर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण का कारण भी स्पष्ट करें। यानी यह नोटिस आज तक के लिए ही था। तो क्या सांसद महोदय संबंधित अधिकारी के सामने आज पेश भी हुए, कारण स्पष्ट किया? तो हमारे संवाददाता ने इस बारे में जानकारी दी है कि ना तो सांसद वर्ग आज हाजिर हुए और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि सफाई देने पहुंचा। अब यहां पर बुलडोजर कार्रवाई वाली बात कहां से आई, इसे भी समझ लेते हैं। असल में यह सवाल डीएम राजेंद्र पेसिया के एक बयान के बाद से उठा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने मकान का अवैध निर्माण नहीं रोका या जुर्माना नहीं भरा तो प्रशासन मकान को सीज कर सकता है, साथ ही मकान गिराए जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। अब मकान गिरा तो यकीनन इसके लिए बुलडोजर की मदद ली जा सकती है। अब यही आशंका यूपी की राजनीति में नए कलेश का कारण बन चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वाला बुलडोजर चला रहे हैं। कोई भी बिल्डिंग जो बनाई जाएगी विनियमित क्षेत्र में वो पूर्व से नक्शा पास करा के ही बनाई जाएगी, जो इनके द्वारा नहीं कराया गया था। नोटिस में अगर उनका प्रत्युत्तर नहीं आता है तो इसमें तो बिल्डिंग गिराने का भी प्रावधान है, जुर्माने का भी 10,000 का प्रावधान है अगर वो स्वेच्छा से जमा करना चाहते हैं। और उसके बाद भी अगर यह अवैध निर्माण कार्य जारी होता है तो उसमें 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना दिया है। संबल सांसद जिस पार्टी से सांसद है उसका नियम और कायदों से सामान्यतः कोई संबंध नहीं है, ना संवैधानिक परंपराओं से उसका संबंध है समाजवादी पार्टी का। मैं तो उस अधिकारी की बुद्धि पे बलिहारी लाता हूँ जिसने 10,000 रुपये जुर्माना और 500 रुपये जुर्माने के बाद के तत्काल सील लगा देनी चाहिए और निर्माण रोक देना चाहिए। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर नक्शा ना पास कराए तो बुलडोजर से चुम्बी दिला देनी चाहिए। प्रशासन ने उनको नोटिस दिया, जुर्माना लगाया। आज तक कहाँ सो रहा था प्रशासन? जब संभल की घटना उन्होंने उठाई तो उसके बाद ही नक्शा उनका बना। हमारी अगली खबर का कोड वर्ड है एक देश और एक चुनाव। यह खबर जरा ध्यान से देखेगा। एक देश एक चुनाव, और खबर क्यों देखेगा ध्यान से, पहले तो आप यह समझिए कि यह जरूरी क्यों है, और फिर आप इसको हिस्ट्री के नजरिए से भी देखिएगा कि आखिर ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है भारत में, बाय डिफॉल्ट या बाय डिजाइन। संसद में सरकार और विपक्ष में जारी संग्राम के बीच एक देश एक चुनाव अचानक ट्रेंड करने लगा है। बीजेपी की तरफ से लगातार पुश किया जा रहा है कि हर साल राज्यों में होने वाले चुनाव का सिस्टम खत्म होना चाहिए। लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक ही बार में कराए जाने चाहिए ताकि हर साल चुनाव और उस पर हो रहे बेतहाशा खर्च का झंझट खत्म हो। तो क्या मोदी 3.0 में ही सरकार का यह प्लान लागू होने वाला है, जिसकी चर्चा पिछले साल से काफी हो रही है? खैर, यह तो कानून पर मोहर लगने के बाद पता चलेगा, लेकिन पहले आज की खबर, आज का अपडेट जरूर समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हम आपको यह बता रहे हैं। देखिए, सूत्रों से खबर आ रही है कि एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। मोदी सरकार इसी सत्र में बिल पेश कर सकती है। इसके बाद विस्तृत चर्चा के लिए बिल को जेपीसी के पास भेजा जा सकता है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात करेगी, साथ ही सभी राज्य की विधानसभाओं के स्पीकरों को भी बुलाया जा सकता है। देश भर के प्रबुद्ध लोगों के अलावा आम लोगों की राय भी ली जाएगी। सबको एक देश एक चुनाव के फायदे विस्तार से बताए जाएंगे। कैबिनेट एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट पहले ही स्वीकार कर चुकी है। अब सरकार चाहती है कि इस बिल पर आम राय बने। केंद्र सरकार को यह उम्मीद भी है कि आम राय बन जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल के तकनीकी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जनता के बीच जाकर लोगों को इसके फायदे बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि कैसे यह बिल जनता के लिए लाभकारी हो। इसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाएं। अगर मोदी 3.0 में यह कानून बन गया तो हो सकता है कि 2029 में एक नया चुनावी इतिहास बन जाए। अगला लोकसभा चुनाव भी उसी वर्ष होना है। हालांकि देश भर में एक साथ चुनाव कैसे संभव होगा, इसकी विधि क्या होगी, यह बात बिल की कॉपी सामने आने के बाद ही पता चलेगी। हम और आप इसको सिर्फ स्पेक्युलेट कर सकते हैं, एक एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि करने की हम कोशिश भी करेंगे। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमिटी ने
एक रिपोर्ट पेश की। 191 दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद इस कमेटी ने सरकार को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। विधि आयोग ने भी चुनाव सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि हर साल निर्वाचनों के जो दौर है उसका अंत होना चाहिए। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले भी यह मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा था। ऐसे में शीतकालीन सत्र में जब कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव बिल पर एक कदम आगे बढ़ाया तो किस तरह सियासी तापमान बढ़ने लगा, इसे आप इन बयानों को सुनकर महसूस कर सकते हैं। पूरे चुनाव की प्रक्रिया में हमें लगता है कि गंभीर मंथन होना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन उस प्रक्रिया का जो लोगों के मन में जो आशंका है उस आशंका का ये जवाब नहीं है या ये सुझाव नहीं। हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। हम लोग इस कमेटी के पास गए थे, मैं भी था, और हम लोगों ने कमेटी को अपने पार्टी की तरफ से और अपने नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से, क्योंकि वो शुरू से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ होना चाहिए। दूध का दाम बढ़ रहा है कि तेल का दाम बढ़ रहा है कि सब्जी के दाम बढ़े, सब उन बातों से छुटकारा उनको लगता है कि एक ही रास्ता है, वन नेशन वन इलेक्शन कर दो, हर चीज़ वन नेशन वन टैक्स कर दो। ये सब ड्रामेबाजी है। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या जुमला नया लेके आई है, लेकिन मूल रूप से ये भारत के लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। अब जरा हिस्ट्री के रेफरेंसेस को समझते हैं और कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। आप लोग समझदार हैं, आपको खुद ही अपने आप चीजों को आकलन करना आता है, आप खुद जज करिए। देखिए 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव ज्यादातर साथ साथ कराए गए थे। 1967 इसके बाद यह चक्र टूट गया। आज जब देश एक बार फिर उसी दिशा में बढ़ता दिख रहा है तो आपको आजादी के बाद का चुनावी इतिहास बताते हैं। आखिर कब तक एक देश एक चुनाव हुआ और क्यों यह चक्र टूट गया। आजादी के बाद देश में पहली बार 1951 से 52 में लोकसभा चुनाव हुए। उस समय लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही करवाए गए। हालांकि जुलाई 1959 में इसमें सिर्फ एक राज्य में ब्रेक लगा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने केरल में EMS नंबूदरीपाद की सरकार को बर्खास्त किया था, जिसके बाद वहां फरवरी 1960 में 1960 में फिर से चुनाव हुए और नई सरकार बनी थी। केरल को छोड़कर बाकी राज्यों में लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव होते रहे और फिर 1968 और 69 में कई राज्यों में समय से पहले विधानसभाएं भंग कर दी गईं और इस तरह से एक साथ चुनाव कराए जाने का यह सिलसिला टूट गया। फिक्र में अब बात चुनाव से पहले जो हो रहा है उसकी करते हैं। फिक्र में बात चुनाव से पहले दिल्ली वासियों के लिए केजरीवाल के एक और बड़े ऐलान का, यानी ऑफर। केजरीवाल ने आज दिल्ली की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत हर महीने महिलाओं के अकाउंट में एक तय रकम ट्रांसफर की जाएगी और इस योजना का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने खुद को जादूगर बता दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास एक जादू की छड़ी है, वो छड़ी घुमाएंगे और पैसों की बारिश हो जाएगी। पहले देखिए केजरीवाल ने आज क्या क्या बड़े ऐलान किए। हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे। चुनाव के बाद महिलाओं के खाते में 2100 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 13 दिसंबर से महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके मन में भी यह सवाल होगा कि क्या दिल्ली की सभी महिलाओं को इस योजना के तहत पैसे मिलेंगे? तो इसे समझना जरूरी है। देखिए ध्यान से, पॉइंटर्स देखिए आगे।
दिल्ली में 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। नंबर 1, महिलाओं के पास दिल्ली का वोटर आई कार्ड होना जरूरी है। नंबर 2, इसके लिए पारिवारिक आय 3 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। नंबर 3, सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 4, दिल्ली में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाली महिलाएं योजना से बाहर होंगी। नंबर 5, और दिल्ली की करीब 38 लाख महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। नंबर 6, ये वही ट्रेंड है जो देश भर में हो रहा है, उसी को फॉलो किया जा रहा है। दिल्ली में इस योजना को लागू करने के पीछे देश के दूसरे राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में इस तरह की स्कीम का जिक्र किया गया है। तर्क यह है कि जब दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियां ऐसा कर सकती हैं तो दिल्ली में ये क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि पैसे का काम तो पैसे से ही होगा। आखिर दिल्ली सरकार के पास महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डालने के लिए फंड कहां से आएगा। दिल्ली वित्त विभाग के मुताबिक सब्सिडी पर सरकार का कुल बजट का 15% फंड खर्च करती है। महिलाओं के लिए 1000 रुपए मासिक स्कीम के बाद बजट पर बोझ 20% तक पड़ जाएगा। इससे दिल्ली सरकार पर करीब 4300 यानी 4300 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। चुनाव के बाद 2100 रुपए करने पर दिल्ली सरकार को अपने बजट से और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी वित्त विभाग ने इसे दिल्ली सरकार की आर्थिक स्थिति के लिहाज से जोखिम भरा बताया है। जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा है कि इस योजना के चलते वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी में कमी आ सकती है। लेकिन आज इस स्कीम का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने ताल ठोकते हुए कहा कि वो जादूगर हैं, छड़ी घुमाएंगे पैसे आएंगे। आज इस खबर पर हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। तो उन्होंने दावा किया कि योजना गेम चेंजर साबित होने वाली है और इसमें अरविंद केजरीवाल का जादू दिखेगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जब आप सरकार यह योजना पंजाब में लागू नहीं कर पाई तो वो दिल्ली में कैसे करेगी। तुम चिंता मत करो, मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा, तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और दिल्ली सरकार ने इसको साबित भी करके दिखा दिया। मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। आतिशी जी, लोग जो महिलाएं वो 1000 का इंतजार कर रही थी, आपने तो 2100 का ऐलान कर दिया। ये है अरविंद केजरीवाल जी का जादू। देखिए, मार्च के महीने में अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली की हर महिला के बैंक के खाते में 1000 रुपए डालेंगे। लेकिन जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने दिन रात काम किया है इस वादा को पूरा करने। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। अब एक बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। देश में पिछले कुछ हफ्तों से वर्शिप एक्ट की बहुत चर्चा हो रही है और इस कानून को लेकर सवाल हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिससे 5 बड़ी बातें निकल कर आई हैं। कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दें और ना ही सर्वे के आदेश जारी करें। यह बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। जब तक सुनवाई हो रही है तब तक सिविल कोर्ट में मामले दर्ज नहीं होंगे। केंद्र सरकार वर्शिप एक्ट पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। इस मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। सिविल कोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक रहेगी। इसके अलावा सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, मंदिर मस्जिद सर्वे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। लेकिन अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं, इनमें 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसीलिए इसमें केंद्र सरकार का पक्ष जरूरी है। जब तक केंद्र जवाब दाखिल नहीं करता, सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल ना किया जाए। दुनिया में शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन की बात करते हैं और यह भारत के 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए एक अच्छा समाचार है। तस्वीरों में भावुक होते हुए शतरंज के जिस नए शहंशाह को आप देख रहे हैं, उनका नाम है डी गुकेश। गुकेश सिर्फ 18 वर्ष के हैं, 18 वर्ष के।
और इतनी कम उम्र में शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। गुकेश ने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डेंग लिरेन को हराकर यह खिताब अपने नाम लिया। 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम लिया। 10 वर्षों से भी ज्यादा की मेहनत के बाद गुकेश की जिंदगी में पल आया है और इस लम्हे को आत्मसात करने में गुकेश को भी वक्त लगा। वो टेबल पर अपना सिर नीचे रखकर बैठ गए और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे रोने लगे। उनके चेहरे पर जीत की खुशी, सपने के सच होने का एहसास और एक राहत साफ नजर आती थी, जबकि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जीत के बाद भी गुकेश रोते हुए शतरंज के प्यादों को वापस चेस बोर्ड पर सेट करने लगे। सोशल मीडिया और रील्स के दौर में जहां आज युवा इस बात पर निराश और उदास हो जाते हैं कि उनकी रील्स वायरल नहीं हो रही हैं, उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, उन्हें कम लाइक्स मिल रहे हैं, वहां सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में गुकेश शतरंज के 18वें वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन के 138 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एशिया के 2 खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन के खिताब के लिए आमने सामने थे। यह मुकाबला टाई ब्रेकर की तरफ बढ़ रहा था, मगर उस मुश्किल परिस्थिति में गुकेश ने गजब का आत्मविश्वास दिखाया। नतीजा यह हुआ कि चीनी खिलाड़ी डेंग लिरेन दबाव में आ गए और एक बड़ी गलती कर दी। इसका फायदा गुकेश ने उठाया और इसमें जीत भारत के गुकेश की हुई। गुकेश से पहले 2012 में भारत के विश्वनाथन आनंद चेस चैंपियन बने थे और अब चेस चैंपियन बनने के बाद गुकेश को 2.5 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब उस शतरंज की बिसात की बात करते हैं जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मोहरा कहां जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर रहे हैं, उनके ऐसे फैसले की जिसकी पूरी दुनिया में खूब चर्चा हो रही है। वैसे तो उनका हर फैसला आजकल चर्चा का विषय है। ट्रंप का यह फैसला राजनीतिक है, लेकिन इस फैसले से ट्रंप परिवार के अंदर पॉलिटिक्स बाहर आ गई है। दरअसल ट्रंप ने मशहूर टीवी होस्ट और अपनी समर्थक किम्बरले गाइलफॉयल को ग्रीस में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया है। किम्बरले कोई और नहीं बल्कि ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की पूर्व गर्लफ्रेंड हैं। वो उनके साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे, जबकि बेटीना एंडरसन ट्रंप जूनियर की नई गर्लफ्रेंड बताई जा रही हैं। कई मौकों पर दोनों एक साथ देखे गए। ट्रंप परिवार में किम्बरले को लेकर एक राय नहीं है। ट्रंप परिवार के रिश्ते और अंदरूनी पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेटे की पुरानी गर्लफ्रेंड को ग्रीस भेजकर एक नया समीकरण साधा है। क्या है वो समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। ये वीडियो 18 जुलाई का है, यानी पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर गोली चलने के ठीक 5 दिन बाद मिल्वॉकी शहर में आयोजित इस रैली में ट्रंप के लिए वोट मांगते हुए किम्बरली गिलफॉयल काफी इमोशनल हो गई थी। ट्रंप ने तब उनके लिए तालियां बजाई थी और जब वो चुनाव जीत गए हैं तो ट्रंप ने उन्हें ग्रीस का एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। आपको लग रहा होगा कि ट्रंप का यह फैसला राजनीतिक है, देश हित से जुड़ा है, लेकिन असल में ट्रंप ने किम्बरली को ग्रीस भेजकर एक तीर से 2 निशाने लगाए, जिसकी अमेरिकी मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल किम्बरली गिलफॉयल ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर की पूर्व गर्लफ्रेंड है। किम्बरली और डोनाल्ड जूनियर की सगाई 2020 में हुई थी। दोनों को एक शक्तिशाली राजनीतिक जोड़ी के रूप में देखा जाता था, लेकिन कुछ महीनों पहले से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी। कहा जाता है कि ट्रंप परिवार किम्बरली गिलफॉयल को बहू के रूप में पसंद नहीं करता था, इसलिए अब ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद गिलफॉयल को ग्रीस भेजकर उन्हें अपने बेटे से दूर कर दिया है।